शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल का आज सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल के 22 वर्ष के इतिहास में, ये तो मात्र 22 वर्ष हैं, शबरी ने तो कितना लंबा इंतजार किया, तब राम जी आए थे। आज सतमोला कवियों की चौपाल में मेरे बड़े भाई राम सरीखे डॉक्टर हर्षवर्धन उपस्थित है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मेरे दूसरे भाई लक्ष्मण के रूप में आज जो उपस्थित हैं, क्योंकि सबरी के पास केवल राम अकेले नहीं आए थे, भाई लक्ष्मण भी आए थे, तो ऐसे मेरे भाई सरीखे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल, बड़ा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक मैं परिचय देना चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित हैं हिंदी अकादमी दिल्ली के माननीय सचिव संजय गर्ग जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। मैं आपसे कहा करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल मात्र आपको प्लेटफॉर्म देने का साधन है, वास्तव में आपको आगे लेके जाती है कविता, लेकिन कविता सही प्लेटफॉर्म से पहुंचे, सही जगह पहुंचे, इसलिए मैं ऐसे महानुभावों का जिनका साहित्य से सरोकार होता है, उनको मैं मंच पे विशिष्ट आमंत्रण पे आमंत्रित हम करते हैं। जो ऐसे संजय गर्ग जी का दोबारा हम स्वागत करें। अब मैं जिसलिए हम आज एकत्र हुए हैं, इतने महानुभाव हमारे शो पर एकत्र हुए हैं, आज हम सम्मान के क्रम में आज विशिष्ट रूप से, आज काफी समय से प्रतीक्षा थी कि हम ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करें। आपको तो जानकारी है, ये अपना टीवी शो 2004 15 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। आज 16,000 कवियों का आपके सहयोग से ही परिवार बन चुका है, और 16,000 कवियों का परिवार बन चुका है। और आज स्थिति ये है कि 900 के एपिसोड हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। 900 एपिसोड के साथ आप कई टीवी चैनल्स में कवियों को सुनते होंगे, कवि युद्ध में, कोई लपेटे में, नेताजी में, उनमें जो कवि जाते हैं, ऐसे हजार सुनामी की तरह तूफान ला देने वाले ख्याति प्राप्त हजार कवि आज स्थापित हो चुके हैं सतमोला कवियों की चौपाल के एक नर्सरी प्ले स्कूल से। और सतमोला कवियों की चौपाल को स्थापित करने में जिन लोगों का योगदान रहा है, कविता की सुचिता को जिन्होंने जिया है, ऐसे
कवि इस सतमोला कवि चौपाल से प्रारंभ से जुड़े रहे, चाहे वो ओम प्रकाश आदित्य जी हों, कीर्ति काले जी हों, अल्लड़ जी हों, डॉक्टर कुंवर बेचैन हों, संतोष आनंद जी हों, नीरज जी हों, हरिओम पवार जी हों, इन सब कवियों ने आपको आभा मंडल दिया है। और इस आभा मंडल में एक नाम जो सबसे अभिन्न है वो होता है, जहां जोरदार ताली के साथ, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। प्रवीण शुक्ल इस कार्यक्रम के विश्वकर्मा भी हैं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल 10 बार तो अमेरिका की विशिष्ट यात्रा, साहित्यिक यात्राएं कर चुके हैं। वैनकूवर, कनाडा में एकल शो होते हैं। प्रवीण शुक्ल नाइट के नाम से कई अनेक कार्यक्रम होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी, जिसे आप चाहे प्रतिभा देवी हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, महामहिम प्रणब मुखर्जी हो, उनके द्वारा विभिन्न अनेक अवसरों पर आप सम्मानित हो चुके हैं। साहित्य की विविध विधाओं, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, दोनों में वो सिद्धस्त, उनके 26 पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं, चाहे वो डायमंड बुक्स हो, अनेक। और लाल कला जो एक प्रतिमान है, क्यों, आप तो हिंदी अकादमी के सचिव साहब बैठे हैं, लोग तरसते हैं और बोलते हैं ये जस्ट लाइक जैसे ना MBBS जिसने कर ली हो। और जो लाल किले के कविता पाठ कर लेता है वो अपना बड़े गर्व के साथ जिक्र करता है, लेकिन लाल किले के कवि सम्मेलन का 12 बार जिसने संचालन किया होता है वो एकमात्र कवि है, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। और ग्राफिर एरा के द्वारा भी आप सम्मानित किए जाने वाले अति विशिष्ट काव्य गौरव सम्मान कनाडा, अमेरिका, यूके, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, मस्कट, तंजानिया, साउथ अफ्रीका सहित अनेक देशों में आपने काव्य पाठ किया है। प्रवीण शुक्ल के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये तो मेरे पास सब चीजें विवरण थी। प्रवीण शुक्ल एक कवि होने के साथ साथ, क्योंकि कवि होना बड़ी बात नहीं है, कवि मना होना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का मेरा साथ किशोर अवस्था से है। आपके पिताजी स्वर्गीय चाचा जी बृज किशोर घायल जी इतने बड़े साहित्यकार थे, दुमदार दोहे उनके बड़े सुप्रसिद्ध थे। और मैं जरूर चाहूंगा जब सम्मान हो उससे पहले मैं आचार्य बृज किशोर चाचा जी का 1-2 दुमदार दोहे आप जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रवीण शुक्ल के अंदर जब कोरोना काल आया, कवियों का संगठन तैयार करने में ये शिल्पी हैं। उस समय सब लोग घर थे, कुछ नहीं था, उस समय ऑनलाइन भी आपने व्यवस्था करी, सबको दिल से मन से जोड़े रखा। और केवल आप एक हास्य, एक आपको हंसाता है, लेकिन व्यंग आपके दिल से गुदगुदी करते करते पेट तक को फुला देता है। ऐसे व्यंगकार डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आज हमारे बीच में, हम उनका सम्मान करने वाले हैं। अब हम सम्मान का क्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, वैसे तो होता है सबसे पहले मुख्य अतिथि का स्वागत कराया जाता है, लेकिन आज उस परंपरा को हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि एक कालजयी शब्द अपने आप में ही एक बहुत गहरा अर्थ है। यानी कि वो कालजयी मतलब ये कवि जब बच्चा था, इसकी जो कविता थी तब भी उतनी मतलब ऊंचाई पर थी, फिर युवा हुआ तब भी ऊंचाई पे थी, और वो जब कविता उस समय थी वो आज भी सामयिक है, कल भी सामयिक थी और आगे भी सामयिक रहेगी। उसको बोलते हैं कालजयी। हाँ, तो मैं सम्मान से पहले भाई प्रवीण शुक्ल को मैं आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात करें। सतमौला कवियों की चौपाल में उपस्थित सभी दर्शकों, बंधुओं
ये मेरे लिए आज बहुत ही गर्व, खुशी और रोमांच का अवसर है। ये रोमांच का अवसर इसलिए है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और मैं सच बताता हूँ, राजनीति में जिन लोगों का मैंने हृदय से, उनके कार्यों की वजह से, उनकी कर्मशीलता की वजह से, उनकी संवेदना की वजह से और समाज के प्रति निरंतर जागरूकता की वजह से, जिनका मैं हृदय से सर्वाधिक आदर करता रहा हूं, जिनके विचारों को अनेक बार सुनकर उनसे प्रेरणा ली है, आज मेरा सौभाग्य है कि उनके कर कमलों से मुझे सम्मानित होने का जो अवसर मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मेरी काव्य यात्रा के लिए एक सुयोग भी है और उसका एक सुफल भी है। दूसरा, हिंदी अकादमी के सचिव मेरे भाई संजय गर्ग जी यहाँ उपस्थित हैं। निरंतर अपने वरिष्ठ कवियों को, युवाओं को वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। मुझसे भी हमेशा उनका विचार रहता है कैसे हम इस भाषा को आगे बढ़ाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें। वो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, तो उनके भी शुभाशीष मुझे मिले, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विकास जी इस चैनल के हमारे चेयरमैन हैं और प्रवीण आर्य जी, उनके पिताश्री के साथ मैंने काव्य पाठ किया और ये सुयोग है कि उनके पिताश्री और मेरे पिताश्री की भी मित्रता रही। जगदीश आर्य जी एक गीत गाते थे, बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, चह चहाने बताओ कहाँ जाओगे। और उन्होंने कहा कि आज मैं अपने पिताश्री को भी याद करूं, तो ये कविता का अंश मेरे भीतर पिताजी की वजह से आया। मेरे पिताजी डॉक्टर साहब पिलखवा में हम लोग रहते थे। 1984 में दिल्ली आए, तो 1982 में मेरे पिताजी ने पिलखवा में कार्यक्रम करवाया था, जिसमें काका जी भी आए थे, गोपाल दास नीरज जी भी आए थे और बालकवि बैरागी जी भी आए थे। तो ये त्रिवेणी जिसने कवि सम्मेलन को स्थापित किया, उसके दर्शन मैं उस समय कक्षा ने किए थे। बाद में कविता की यात्रा आगे बढ़ती रही। पिताजी ने एक दोहा लिखा था कि शब्दों का संसार में मोल बड़ा अनमोल, बड़ बोलापन छोड़कर तोल तोल कर बोल। तो ये कवियों पर भी लागू होता है और समाज सब वक्ताओं पर लागू होता है। उसके बाद मैंने कोशिश की कि जीवन में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी मेरे गुरु रहे डॉक्टर साहब, और उन्होंने एक बात मुझे कही थी। मैंने उनके अंडर में पीएचडी की। आज ये बात भी साझा करना चाहता हूँ। उनसे मेरा बहुत वार्तालाप होता था कविता को लेकर, समाज को लेकर। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का भी आज पुण्य स्मरण करता हूँ इस अवसर पर। उन्होंने एक ही बात मुझसे कही थी कि जिस बात को आप अपने परिवार में, अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने भाई बहनों के सामने, अपने बेटी और बच्चों के सामने सिर उठाकर उल्लास के साथ नहीं बोल सकते, उसे भी मंच से बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बहुत। तो मुझे ये लगता है कि पिछले 35 वर्षों में माँ सरस्वती की कृपा से मैंने एक भी वाक्य ऐसा नहीं बोला जिसमें मुझे ये लगे कि मैं मेरे गुरु के द्वारा दिए गए संस्कार से अलग हटकर कहीं कटघरे में अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करता हूँ। तो उनका भी स्मरण करता हूँ और 4 पंक्तियाँ कहता हूँ आभार व्यक्त करते हुए। मैंने सुनाया ना आपको भी, शब्दों का संसार में मोल बड़ा अनमोल, बड़ बोला बन छोड़कर तोल तोल कर बोल। एक दोहा और मेरे पिताजी पढ़ते थे। वो कहते थे कि अपने जीवन में मिला जिसको जैसा संग, अपने जीवन में मिला जिसको जैसा संग, उसके चेहरे पर मिले उसी तरह के रंग। तो कहते थे कि ये देखो कि आप किन लोगों के बीच हो, तो सही लोगों का चुनाव करना। दूसरे लोग चुनाव नहीं करेंगे, सही लोगों का चुनाव आपको खुद को करना पड़ेगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवर बेचैन जी के अंडर में मैंने पीएचडी की, ओम प्रकाश आदित्य जी की शैली का अनुकरण किया, अल्हड़ बीकानेरी जी के चरणों में बैठकर सीखा, श्री अशोक चक्रधर जी के काव्य पर शोध किया और मंगल नसीम जी
मैं कहता हूँ जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है, तो इस प्रवीण शुक्ल नामक कवि का शरीर इन 5 महाभूत तत्वों से मिलकर बना है। बहुत अभिभूत हूँ इस सम्मान के मिलने पर, और 4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ, आप सबको भेंट करता हूँ। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेरी ताज़ा पंक्तियाँ हैं। हर्षवर्धन जी आज के मुख्य अतिथि हैं, मेरे संरक्षक, बड़े भाई, और पिताजी के कार्यक्रमों में आते रहे अतिथि के तौर पर। ये कहता हूँ कि खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रवीण भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है कि यदि आप किसी बड़े आदमी से मिले और मिलने के बाद आपको लगा कि आप छोटे हो गए, तो आप छोटे हुए या नहीं हुए, पर जिससे आप मिले वो तो बड़ा नहीं था। जिससे मिलकर आपको लगे आपकी समस्याओं के समाधान हो गए, आपका मन हल्का हो गया, वही बड़ा है। तो इसलिए 4 पंक्तियां मैंने कहीं, और 4 पंक्तियां और कहता हूं। क्या है कविता, क्या कवि का उद्देश्य होना चाहिए, मैंने कोशिश की कि मैं उस रास्ते पर चलने का प्रयास करूं। 9 के 9 विधाओं में लिखा, वीर रस में भीष्म प्रतिज्ञा भी लिखी, करुण भी लिखा, हास्य भी, व्यंग भी, लेकिन ये आचार संहिता हर दिशा में लागू रही। जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता, कोई गम में भी मुस्काए। रहे दुनिया की खातिर आंख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं। मुझे लगता है कि कविता करते समय हमको इस बात का एक ध्यान रखना चाहिए कि हम संवेदना बांटें, हम विचार बांटें, हम देश की मिट्टी का गौरव गान बांटें, लेकिन किसी का दिल दुखाकर नहीं। उस दिल को पोषित करके, पल्लवित करके संवेदना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। ये बहुत बड़ा नाम आपने इस सम्मान का दिया है, कालजयी कवि सम्मान। कालजयी तो नाम इसका इतना बड़ा है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन कुछ पंक्तियां मेरी बड़ी चर्चित हुई। अमिताभ बच्चन साहब ने अभी मेरी पंक्तियों को डॉक्टर साहब ट्वीट किया, आशुतोष राणा सुनाते हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग भेजते हैं। वो 4-6 पंक्तियां सुनाकर अपने वक्तव्य को विराम देता हूं, और आज मैं डॉक्टर साहब के नाम करना चाहता हूं। अभी पीछे मेरी फ़ोन पर वार्तालाप हो रही थी, क्या हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे यहाँ मंत्री रहे, विधायक रहे, केंद्र में मिनिस्टर रहे, और कर्मयोग अभी भी उनके साथ चलता है। पीछे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ पेशेंट्स को मैंने अपॉइंटमेंट्स दिया है, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं। आपके लिए मेरी गज़ल की पंक्तियाँ हैं जो बहुत सारे लोगों ने, आशुतोष राणा भी, अनु कपूर भी, मुरारी बापू भी ने सुनाते हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि 80 वर्ष की उम्र में यदि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठकर काम करते हैं, तो किसी दौलत के लिए नहीं करते। दौलत के पैमाने टूट जाते हैं। किसी शोहरत के लिए भी नहीं करते, शोहरत के पैमाने भी टूट जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पैमाना है जो कभी नहीं टूटता। वो पैमाना कुछ लोग अपने भीतर धारण कर लेते हैं, चाहे वो रतन टाटा हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे हमारे डॉक्टर साहब हों। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, जाने किस किस का। यदि कोई व्यक्ति, हजारों लोग किसी व्यक्ति की तरफ देखें तो उनकी एनर्जी उस व्यक्ति में आ जाती है, और उसे लगता है कि मुझे अपने लिए नहीं, इन सब के लिए काम करना है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, दाग खुद के छिपाए फिरता है। ऐसे लोग आपके आसपास मिलेंगे। दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। और कहता है आईना हूं मैं, तेरे किस काम के हैं चारागर। चारागर का मतलब आप जानते हैं, डॉक्टर, वैद्य, हकीम। लेकिन जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ एक दूसरा गणित भी लागू होता है। तेरे किस काम के हैं चारागर,
तेरे हर रोग की दवा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे हर रोग की दवा हूँ मैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, जानते हैं कि कह कहा हूँ मैं। जानते हैं कि कह कहा हूँ मैं और तू मेरी रूह में समाया है। गुरुजी कुंवर बेचैन जी एक बात बोलते थे डॉक्टर साहब कि इश्क़े हकीकी, इश्क़े मजाजी, दो शब्द हैं। एक वो है जो पंक्ति आप सामने वाले से कहते हैं व्यक्ति के लिए हो जाती है, और उसी पंक्ति को आप ऊपर इशारा कर दें तो ईश्वर के लिए भी हो जाती है। तो ये पंक्ति देखिएगा, मैं इशारा इधर करूं तो आपके लिए और उधर करूं तो ईश्वर के लिए। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी, ईश्वर अल्लाह यीशु कुछ भी नाम दें, तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। सबसे कह दे, सबसे कह दे, सबसे कह दे। जिसे आप प्रेम करेंगे वो बाहर थोड़ी मिलेगा, वो आपकी पत्नी है, पिता है, बच्चा है, ईश्वर है। वो यदि आपके भीतर नहीं है तो आप प्रेम नहीं करते, और यदि बाहर है तो आप दिखावा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तू मेरी रूह में समाया है, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं, तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। आपने जो मुझे आज ये कालजयी सम्मान दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि कभी ना थकूं, और जो इसके साथ कालजयी शब्द लगा है, वर्तमान में तो मुझे नहीं पता मैंने कैसा लिखा, लेकिन भविष्य में जब तक हूँ ये कोशिश करूँगा कि माँ सरस्वती, ईश्वर, गुरुओं का आशीर्वाद, छोटों का प्रेम, आप सबका स्नेह मुझसे कुछ पंक्ति ऐसी ज़रूर लिखवा दे, 2, 4, 6 भी, जो मेरे बाद भी जिंदा रहें, तो आपका सम्मान सार्थक होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। प्रवीण भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अब तो सीधे हम आपको सम्मानित करके गौरव हमें अनुभव होगा कि आज अनेक प्रकार के स्तर हो चुके हैं। पहले कवि होते थे केवल राष्ट्र कवि, जो राष्ट्र कवि दिनकर, उसके बाद राष्ट्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय आ गया, और अब अंतर्राष्ट्रीय के बाद अब अंतरिक्षीय भी आ गया, अंतरिक्षीय कवि भी आ गए। और मिलते हैं जिनका एक देश रघुवरपुरा होता है, दूसरा देश, यानी कि आज की डेट में ये सब शब्द खत्म हो गए। लेकिन वास्तव में कवि होना परम सौभाग्य है, और उस कवि को जीना, जो जिस प्रकार से आप जी रहे हैं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप स्वयं नहीं जानते आप क्या है, वो काव्य जगत जानता है। और एक स्थिति ऐसी भी नहीं होनी चाहिए हम लोगों के बीच में, घर का जोगी जोगना। आज संतोष आनंद जी हैं, जिनको कितने मिलियन अवार्ड्स मिल गए। मैं डॉक्टर साहब के माध्यम से बात पहुंचाना चाहूँगा कि उस जैसे व्यक्ति को पद्म विभूषण जैसी चीज़ तो मिले, जिसने वैसा एक प्यार का नगमा है, क्रांति के गीत लिखे, इतनी चीज़ें सब हैं, और ऐसा गीतकार अभी आकाशवाणी पे आर्काइव उनका प्रोग्राम करा, जाने के बाद ही हम क्यों सम्मानित करने की सोचते हैं व्यक्ति को। और प्रवीण शुक्ल भाई, आपने जब संतोष आनंद जी के परिवार पे आपदा आई थी, आपने हरिओम पवार जी ने किस ढंग से उनको मनोबल बढ़ाया। वो तो बिल्कुल टूट गए थे, मनोबल टूट गया था, लेकिन आपने उस समय उनका मनोबल बढ़ाया। आज वो पुनः काव्य की धारा में जोश से चल रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर जितनी भी भाषाई अकादमी है, और जैसे मैंने कहा कि कभी हम भी सपना देखा करते थे, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और था। मैंने कवि सम्मेलनों में ना जा करके कविता का शो बनाने का संकल्प लिया पिताजी के मार्गदर्शन से, आचार्य जगदीश आर्य जी के माध्यम से।
क्योंकि मैं पिताजी के साथ कवि सम्मेलनों में जाया करता था। उस समय के भी कवि सम्मेलनों से मुझे पिताजी ने सचेत किया कि भाई आज के जो कवि सम्मेलन है वो कवि सम्मेलन नहीं, मैं 20 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, कि भाई यहाँ पर कुछ व्याधियाँ आ गई हैं और कुसंस्कृति आ गई है। इससे बेटर है तुम कवि सम्मेलनों में ना जा करके तुम कविता का कार्यक्रम को, क्योंकि उस टाइम कविता का कार्यक्रम अशोक चक्रधर जी से वाह वाह निकल करके शैलेश जी पे आ गया था। और जहां अशोक चक्रधर जी वाह वाह का संचालन करते थे, उसमें जो साहित्यिक और गीतों का छंदों का साहित्य की मतलब गीत की सभी विधाओं पे जो कार्यक्रम होते, गीत प्रधान कार्यक्रम होता, हाथ से भी होता था। कई कवि देखे जगदीश सोलंकी जी को सुना, कई लोगों ब्रिज भाषा तक भी उसमें वो होता था। लेकिन उसके बाद उसका क्षय होना शुरू हो गया। तो ये अशोक चक्रधर जी की भी पीछे से प्रेरणा मिली और ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, पैरेलल चलता रहा। इस बीच में वाह वाह कई कारणों से शुरू भी हुआ, बंद भी हुआ, लेकिन ये प्रभु की एक ईश्वरीय कृपा रही, इसलिए इसमें प्रोडक्शन का नाम ईशदेन है, घर का नाम भी ईशदेन है। तो ये कभी कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, कोरोना काल में भी बंद नहीं हुआ, चाहे मैं भी बीमार पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम चलता रहा। वो कारण क्या है कि मैंने कभी भी इसको एक स्वामी के नाते ना रखे, सभी एक सहभागिता के सिद्धांत पे कार्यक्रम चला रहे हैं। ये तो चलता रहेगा, मैं नहीं हूँगा, कोई और चलाएगा। यानी कि उस समय जब ये सब स्थितियां थी, तो आज इस कार्यक्रम में केवल हिंदी के कवि नहीं आते, सभी भारतीय भाषाओं के, तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ के, मलयाली के, उड़िया के, सिंधी के, सारे कवि आते हैं। हम उनको 1 मिनट अतिरिक्त अनुवाद का देते हैं, कविता से पहले एक आप अनुवाद का। हमने इसके कार्यक्रम का पैमाना लोकप्रियता को, टीआरपी को नहीं लिया। हमने कहा इसको हमने साहित्य की दृष्टि से गीत सुचिता, हमारी संस्कृति का संवर्धन हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक समय हिंदी अकादमी का डॉक्टर रामचंद्र गोड़का माना जाएगा। उन्होंने हिंदी को घर घर तक पहुंचाया। वो 8-9 वर्ष रहे हिंदी अकादमी के सेक्रेटरी के रूप में। और आज जो लाल किला, उस समय जो था लाल किले का जो कवि सम्मेलन है, वो चाहे फुटबॉल ग्राउंड से होकर के अब ऑडिटोरियम में आ गया, लेकिन आज भी लाल किला कवि सम्मेलन एक कवि के लिए प्रमाण पत्र का काम करता है कि मैं लाल किला पे मैंने काव्य पाठ किया है। ऐसे संस्थान भाषाई अकादमी के, हिंदी अकादमी के सचिव आदरणीय संजय गर्ग जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और संजय गर्ग जी से प्रवीण शुक्ल जी के लिए शुभकामना चाहूँगा। और आप सतमोला कवि चौपाल में पहली बार आए हैं, यहाँ के वातावरण, यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपको कैसी लगी, इस पर हम बात करें। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए प्रवीण जी और सतमोला कवि चौपाल परिवार को दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इतना शानदार आयोजन प्रवीण जी और इस सतमोला कवि चौपाल परिवार ने किया है। और इतने उभरते हुए कवियों को ये जो मंच है यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि प्रवीण जी ने आपको बताया कि लगभग 1000 से ज़्यादा कवियों को पिछले 20-22 साल के अंदर 16 और 1000 स्थापित जी कवियों को यहाँ से मंच मिला है। और इतनी प्रसिद्धि पूरे काव्य परिवार में इन सभी कवियों की है, तो मैं इसके लिए दिल से प्रवीण जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ना केवल सरकार बल्कि इस तरह की संस्था भी कवियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं। और आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेरे भाई प्रवीण शुक्ल जी को कालजयी कवि सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। तो मैं दिल से प्रवीण जी और सतमोला कवि परिवार का
आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रवीण जी को इस पुरस्कार के लिए चुना है, और मुझे उम्मीद है कि ये तो एक छोटा सा एक स्टेप है और इससे बड़े पुरस्कार के लिए मेरे ख्याल से प्रवीण जी हकदार हैं और उन्हें जल्दी ही पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। हमारे बीच में भारत सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी 93 से साहित्य परिषद के कवि सम्मेलनों से जुड़े रहे, होते थे आर्य समाज में, चाहे गीता कॉलोनी में आप आते थे। तो आप साहित्य में रुचि रखने वाले विद्वान हैं और प्रवीण शुक्ल जी से आप भली भांति परिचित हैं। आप साउथ एशिया के, आप WHO के आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे। पोलियो का बहुत बड़ा जो एक जन आंदोलन करके जो भारत को पोलियो मुक्त करने के लिए, वो एक समय तो ये था कि डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं बोला जाता था, डॉक्टर पोलियो कुमार बोला जाता था। ऐसे डॉक्टर साहब आज हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, आज जब हम भाई प्रवीण शुक्ल का सम्मान कर रहे हैं तो भाई प्रवीण शुक्ल के बारे में आप शुभकामना के लिए उनके बारे में आप धन्यवाद प्रवीण जी। देखिए, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के बारे में बहुत विस्तार से अभी भाई प्रवीण आर्य जी ने बताया है। इनको देखकर मुझे लगता नहीं कि इतने सिंपल पर्सनालिटी, लेकिन कितना बड़ा इनका व्यक्तित्व है। यानी ये दो लोग जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 15,000 कवियों को संगठित कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, 26 किताबें लिख दी, दुनिया भर के देशों के अंदर भारत के कवियों का प्रतिनिधित्व प्रवीण शुक्ल जी के सहयोग से और इनके, मैं समझता हूँ, मार्गदर्शन भी रहा होगा अनेक स्थानों पर इन्होंने किया। और सच बात यह है कि जो लाल किले का जो कवि सम्मेलन है, उसमें मैं जब 30 साल पहले दिल्ली में मंत्री था तो मैं 93 से 98 तक तो मैं उसमें लगातार गया हूँ। उसके बाद मुझे ख्याल नहीं कि उसका कभी कोई ठीक से कोई निमंत्रण भी आया हो या हम उसमें गए हों, लेकिन उस कवि सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही, उसका भाग बनना ही बहुत बड़ी बात होती, लेकिन उसका 1 दर्जन बार संचालन करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। 26 पुस्तकें लिख देना इतनी छोटी सी आयु में, वैसे तो उनकी जो लीगेसी है उनके पिता के माध्यम से, चाचा के माध्यम से, वो बहुत बड़ी है। बहुत कुछ उन्होंने DNA के रूप में भी प्राप्त किया होगा, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने अपने उस DNA को कितने 4 चांद लगाए हैं। मैं समझता हूँ उनको डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। मैं तो आज जैसा बताया कि ये कार्यक्रम 20-25 साल से आयोजित हो रहा है, ये कवियों की चौपाल। कभी कभी इस चौपाल को टेलीविज़न पर जैसे सर्फिंग करते हैं तो कभी चौपाल पे रुक जाता है टेलीविज़न का स्क्रीन, तो थोड़ा देर देखने का मुझे मौका मिला, लेकिन फ्रैंकली आई वाज नॉट अवेयर कि ये इतना इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है कि इसमें 15,000 कवि इसके अंदर जुड़ चुके हैं। और जितने कवियों का अभी प्रवीण आर्य जी ने नाम लिया, मैं नहीं समझता कि देश के इतने बड़े बड़े नाम, इतने प्रतिष्ठित लोग, जिनको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत प्रेम भी करता हूँ, उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ, और उस लेवल के कवियों का यहाँ 900
150 200 भी नहीं, 900 इट मीन्स समथिंग। और 2 दशक से भी ज़्यादा समय से 900 शोज़ का होना, 15,000 कवियों का एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन इसके माध्यम से खड़ा होना, और फिर प्रवीण शुक्ल जी के द्वारा कोविड जैसी महामारी, जिसको मैंने अपनी आँखों से बहुत ज़्यादा नज़दीकी से देखा, क्योंकि उस कोविड के बुरे काल में मुझे देश का स्वास्थ्य मंत्री होने का भी मौका मिला, और उस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूरे दुनिया का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन होने का भी मौका मिला। तो उस दौरान की मैं परिस्थितियों को जानता हूँ। उसके अंदर प्रवीण शुक्ल जी ने अगर कवियों को ऑर्गेनाइज़ किया, जैसा अभी परिचय के अंदर बताया गया, सच बात है, मैं उनको वर्षों से जानता हूँ, दशकों से जानता हूँ। जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री था, उस ज़माने से उनको जानता हूँ, उनके परिवार को भी जानता हूँ। लेकिन उनकी इतनी ज़बरदस्त बहुमुखी प्रतिभा के बारे में मुझे ऑनेस्टली इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। आज इतनी ज़्यादा जानकारी मिली है तो मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर, उनकी उपस्थिति के अंदर मैं यहाँ पर आया हूँ और उनको मेरी उपस्थिति में सम्मानित किया जा रहा है। आपके द्वारा मैं ये समझता हूँ कि ही ट्रूली डिज़र्व्स दिस ऑनर। उनको हृदय की गहराइयों से मैं आप सबकी ओर से और जितने भी इस प्रोग्राम के दर्शक हैं उनकी ओर से मैं शुभकामनाएं भी देते हैं, और भविष्य में वो और ऊंचाइयों तक पहुँचे। जिस प्रकार से साहित्य का, अपनी फ्रेटर्निटी का नाम देश में और दुनिया में वो रोशन कर रहे हैं, उसमें उनको और ज़्यादा यश मिले और ज़्यादा व्यापक सफलता मिले। यही उनके लिए मैं आज के इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो अब हम सम्मान का प्रारंभ कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मान्यवर डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी हिंदी साहित्य, व्यंग, गीत, गजल एवं ओजस्वी काव्य पाठ के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भागीरथी कार्य जो किया है, आपके इस अमूल्य योगदान के आलोक में आपको कालजयी कवि सम्मान प्रदान करते हुए हम गौरवान्वित हैं। रविवार 5 अक्टूबर 2025 नोएडा, ईशदेन टीवी, सतमोला ग्रुप, संगम टीवी, हंस प्रकाशन। जोरदार तालियों के साथ आत्ममंथन का लोकार्पण हो रहा है। आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सोनीपत इकाई की आप सह सचिव हैं। हमारा जो आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है साहित्य परिषद, उसका सोनीपत में काम देखती हैं। आपकी पुस्तक है, बड़ी पठनीय है। और आप सभी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। संजय गर्ग जी से निवेदन है कि संजय गर्ग जी डॉक्टर साहब को, प्रवीण शुक्ल जी, डॉक्टर साहब का मैं सम्मान करते हुए प्रवीण जी के बारे में बोला। मैं डॉक्टर साहब से मैं ईमानदारी से भाई साहब का इस शो पे 22 वर्ष से इंतजार कर रहा था और आज शुभ अवसर मिला है और सतमोला कवियों की चौपाल खुद गौरवान्वित अनुभव कर रही है डॉक्टर साहब का सम्मान करते हुए। हमारे बीच में हिंदी एकेडमी की जितनी मैंने बात की और वर्तमान में दिल्ली गवर्नमेंट पहले की हो और 2014 के आसपास का जब दिल्ली गवर्नमेंट, जब तक डॉक्टर रामचंद्र गौर थे तब का काम और अब के काम में, और बीच का कालखंड की हम चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। जिस प्रकार से जो एक गाड़ी रुक गई थी
हिंदी अकादमी के उद्देश्यों की, उसको पुनः फर्स्ट से सेकंड और थर्ड और चौथे गियर में जो काम कर रही है हिंदी अकादमी, उसके माननीय सचिव महोदय संजय गर्ग जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं भाई प्रवीण शुक्ल, प्रशांत अवस्थी और पंकज जी से निवेदन करूंगा कि वो संजय गर्ग जी का अंगवस्त्र के द्वारा और भेंट के द्वारा शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। अभी आपने देश के उन शीर्षस्थ कवियों को सुना जिनको सुन करके, जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके आज युवाओं ने अपनी कलम को आवाज़ देना शुरू किया हुआ है। और अब आपके बीच में वह साहित्यकार आएंगे जिनका साहित्य, सृजन और क्षमताएं तीनों जब आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी भी क्षेत्र में नौसिखिए नहीं है। कविता अपने आप में अपने भावों को प्रदर्शित करने की एक विधा है। इस विधा में आपकी कौन सी पंक्ति श्रोता को छू जाती है, ये श्रोता ही बता सकता है। और आप श्रोताओं के सामने हम एक बार फिर से नया गुलदस्ता लेकर के आए हैं। इस गुलदस्ते में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आपके बीच में उपस्थित मुरादाबाद से पधारी हुई एक ऐसी शख्सियत को जो न सिर्फ साहित्य सृजन बल्कि साहित्य सृजन धर्मियों के लिए भी एक मंच भी उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। वह साहित्यपीडिया नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म भी चला रही हैं। आइए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी जानी पहचानी अर्चना गुप्ता जी को, आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। नमस्कार, एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। दीपक बाती के जैसे ही हम दोनों मिल कर जलते थे जी। राहें कितनी भी मुश्किल थी, कदम मिलाकर हम चलते थे। चली समय की ऐसी आंधी, बिखर गया सारा अपनापन जी। नहीं दिखाई देता कुछ भी, अब आँखों में है धुंधलापन। एक समय था इन आँखों में जीवन के सपने पलते थे। राहें कितनी भी मुश्किल थी, कदम मिलाकर हम चलते थे। तुम बिन जीवन का हर एक पल लगता जैसे एक समर है। कैसे तुमसे मिलने आऊं, लोक लाज का भी तो डर है। एक समय था बिना तुम्हारे कुछ पल भी कितना खलते थे। राहत मुश्किल थी, कदम मिलाकर हम चलते थे। दूर कहीं जब
आहट होती नजर द्वार पर टिक जाती है, कितनी भी उम्मीद संजोले हाथ निराशा ही आती है। एक समय था जब हम चाहें तब सूरज चंदा ढलते थे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी भी मुश्किल थी कदम मिलाकर हम चलते थे। और एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, स्वागत है। आँखों को हमसे और रुलाया न जाएगा, आँखों को हमसे और रुलाया न जाएगा, दिल का इलाज ऐसे कराया न जाएगा। वाह वाह। दिल का इलाज ऐसे कराया न जाएगा। यूं तो वफा के बदले मिली बेवफाइयाँ, पर प्यार पहला हमसे भुलाया न जाएगा। बहुत सुंदर, पर बहुत प्यार सुंदर, बहुत पहला हमसे भुलाया न जाएगा। यादों ने थाम रखा है शिद्दत से जो ये हाथ, हमसे भी अपना हाथ छुड़ाया न जाएगा। क्या बात है। हमसे भी अपना हाथ छुड़ाया न जाएगा। रुंध जाता है गला भी, छलकती है आँख भी, रुदाद हिज्र हमसे सुनाया न जाएगा। रुदाद हिज्र हमसे सुनाया न जाएगा। जब तुम नहीं तो अब है वीरान जिंदगी, लगता है सर से गम का ये साया न जाएगा। लगता है सर से गम का ये साया न जाएगा। हर तरह कर चुके हैं इजहार प्यार का, अब चीर कर तो दिल ये दिखाया न क्या बात है। वाह वाह। अब चीर कर तो दिल ये दिखाया न जाएगा। और इसका मकता कहती हूँ। अब तक जिए है अर्चना मुस्कान ओढ़ कर, अब तक जिए है अर्चना मुस्कान ओढ़ कर, वादा ये हमसे और निभाया न जाएगा। वादा ये हमसे और निभाया न जाएगा। आँखों को हमसे और रुलाया न जाएगा। दिल का इलाज ऐसे कराया न जाएगा। कराया न जाएगा। कराया न जाएगा। बड़े ही आसान शब्दों में आपने जो परिभाषाएं दी हुई हैं, पहली प्रेम की बात भी थी और बचपन की बात भी थी। जितनी घटनाएं उसमें थीं वो सब वह भी हो सकती हैं जो बचपन में घटित होती हैं। और दूसरा आपने कहा कि निभाया न जाएगा। बात ठीक है भाई, कब तक आपके पीछे बने रहे। हाँ, तो वही काम है कि बदले बदले दिख रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और झूठ बोलना सीख रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और छोड़ छाड़ कर साथ हमारा पास जाए गैरों के और मांग समय की भीख रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात यही है कि दोनों तरफ से प्रेम और व्यवहार चलते रहें और रिश्ते पनपते रहें। इन्हीं रिश्तों के पनपते दौर में हम कविताओं की अगली श्रृंखला को लेकर के जब आते हैं तो कुछ त्याग की बातें होती हैं और कुछ आशाओं की उम्मीद होती है। एग्जैक्ट आपने सही पकड़ा है। मैं बुलाना चाहता हूँ मेरठ से पधारी हुई एक बहुत ही अच्छी गज़लकार जिनका नाम होता है आशा त्यागी जी।
आइए जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। पहले मैं 2 मुक्तक पेश करती हूँ। जी। हम उठाकर हाथ अपने बस दुआ करते रहे, हम उठाकर हाथ अपने बस दुआ करते रहे जी। रात भर हम दिल के जख्मों पर हवा करते आय रहे। हाय। गैर से कुछ भी कहना हमें मुनासिब न लगा, ओहो। गैर से कुछ भी कहना हमें मुनासिब न लगा, खुद अकेले आईने से मशवरा करते रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक बहुत मुक्तक और सुंदर। आपकी नजर। आंसुओं ने फिर से छला कोई, आंसुओं ने फिर से छला कोई, प्यार में दे गया दगा कोई, जिसमें एहसास का उजाला था, जिसमें एहसास का उजाला था, हमसे वो दिल ही ले गया कोई। हाय हाय। करें बड़े संगीन सबका अपराध। करें सबका भला जग में उन्हीं के नाम होते हैं, आहा। करें सबका भला जग में उन्हीं के नाम होते हैं, यहाँ जीने के सबके अपने कुछ आयाम होते हैं। वाह। बुराई को किए धारण यहाँ घर घर में है रावण, बुराई को किए धारण यहाँ घर घर में है रावण, मिटाए जो बुराई को वही तो राम होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गजल शहीदों के लिए। जी। शहीदों को करके नमन सिर ये अपना झुका लूं मैं, शहीदों को करके नमन सिर ये अपना झुका लूं मैं, मिटे जो सरहदों पर मंदिर उनका बना लूं मैं। अगर मैं काम कुछ भी आ सकूं परिवार जो रह गए, अगर मैं काम कुछ भी आ सकूं परिवार जो रह गए, जिम्मेदारी खुशी से कांधे पे उनकी उठा लूं मैं। अगर मौका मिले मुझको भी कुछ कर गुजरने का, अगर मौका मिले मुझको भी कुछ कर गुजरने का, शहादत में वतन की मिट्टी सीने से लगा लूं मैं। निभाकर वो चले गए फ़र्ज़ अपना देश की खातिर, निभाकर वो चले गए फ़र्ज़ अपना देश की खातिर, अधूरे काम उनके जो रहे बीड़ा उठा लूं मैं। जरा सी आँख नम होती अगर माँ बाप की उनके, जरा सी आँख नम होती अगर माँ बाप की उनके, सभी अपनों के दुख और दर्द वो सारे चुरा लूं मैं। शहीदों को करके नमन सिर ये अपना झुका लूं मैं, मिटे जो सरहदों पर मंदिर उनका बना लूं मैं। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से कुछ बातें कही। शहीद देखा जाए तो केवल किसी व्यक्ति का प्राणोत्सर्ग नहीं है, उस व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति की परिवार की तमाम जिम्मेदारियां, उस व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति के परिवार का तमाम प्यार स्नेह है, उस व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति की तमाम वह नैतिक दायित्व और सामाजिक भूमिकाएं सब शहीद होती हैं। और इसके बाद भी अगर शहीद होने वालों पर कोई प्रश्न उठाता है तो वह कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा और नासमझ ही है। शहीदों के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना करें कि उन पर प्रश्न ही ना उठाएं। और आइए इन प्रश्न और उत्तरों के दौर में एक बात प्रेम की भी होती है, और वो बात प्रेम की होती तो बात श्रृंगार की होती है। हमारे बीच में देवभूमि उत्तराखंड से जीवंती देवभूमि सामाजिक संस्कृति के चलाने वाली बहुत ही सुंदर श्रृंगार के रचनाओं को पढ़ने वाली कविता विष्ट जी देहरादून से पधार चुकी हैं। आइए उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत आभार आपका। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ जी। आप सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। मैं देवभूमि उत्तराखंड से कविता विष्ट कुछ चाहते रखती हूँ तो कहती हूँ, 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। चाह यही मैं किसी मंच की शोभा का श्रृंगारी बनूं, चाह यही है भाव सृजन के सपनों का अभिसारी बनूं, चाह यही है श्रोताओं की नेह धूल हो माथे पर,
तो इस पावन काव्य कला की जोगन या कविता का सार बनूं, मैं या कविता का सार बनूं। सिंगारी कहूँ या विरह भाव में कविता का ही दर्पण हूँ, मैं नेह ग्रंथ की पुस्तक हूँ, रचना को पूर्ण समर्पण हूँ। मैं कविता रचना कलमकार सबका अभिनंदन करती हूँ, बस इसीलिए इस काव्य जगत में कविता को ही अर्पण हूँ, मैं कविता को समर्पण हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से आती हूँ, एक छंद निवेदित करती हूँ। हिमालय के भाल पर चांदी सी दीवार, देख प्रफुल्लित तन हुआ ने हृदय सुकुमार, ने हृदय सुकुमार बजी मन में शहनाई, नमन करूं सब देव खिली हर पल तरुणाई। बहे भक्ति की धार, आहा बहे भक्ति की धार, जहाँ शिव शिव का आलय, तपस्थली का गे वही है या हिमालय, हो तपस्थली का गे वही है या हिमालय। इश्क की बात करती हूँ, चार पंक्तियां रखती हूँ जी। इश्क से इश्क की इनायत फिर नहीं जाती, इश्क से इश्क की इनायत फिर नहीं जाती, वफाओं के झरोखों से शराफत फिर नहीं जाती। बहारे झूम कर जब, बहारे झूम कर जब नेह बंधन हित मचल जाए, तो जिसकी की इबादत वह इबादत फिर नहीं जाती, वह इबादत फिर नहीं जाती। कहती हूँ कि बहारें झूमती है जब हृदय में फूल खिलते हैं, उठे जब शोखियाँ दिल में मिलन हित दिल मचलते हैं। पहाड़ों पर घटा काली बरस कर जब मचल जाए, तभी तो नेहित मन में मिलन हित नेह मचलते हैं, तभी तो नेह मन में मिलन हित दिल मचलते हैं। कविता हूँ और कविता की ही कुछ बातें कहती हूँ, अपने मन के उद्गार आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ जी। मन चाहती हूँ आप सभी का, तो कहती हूँ कि बहारें झूमती हैं जब हृदय में फूल खिलते हैं, उठे जब शोखियाँ दिल में मिलन हित दिल मचलते हैं। पहाड़ों पर घटा काली बरस कर जब मचल जाए, तभी तो नेह पथ पर अंकुरित अनुबंध पलते हैं, तभी तो नेह पथ पर अंकुरित अनुबंध पलते हैं। कुछ बातें कविता की और कहूँगी। बहारों की तरह सजती हुई उपहार है कविता, हवा के संग बहती सी नदी की धार है कविता। खिली हो बालियां मधुमास बन आती निकुंजों में, खिली हो बालियां मधुमास बन आती निकुंजों में, गुलाबों की तरह महके गले का हार है कविता, गुलाबों की तरह महके गले का हार है कविता। और कविता क्या है? कभी बेटी बनी चंचल मधुर झनकार है कविता, कभी माँ के रगों में भावना की धार है कविता। वतन के प्रेम में रंगी कभी इतिहास में खोई, वतन के प्रेम में रंगी कभी इतिहास में खोई, शहीदों पर पढ़ा पैगाम का अभिसार है कविता, शहीदों पर पढ़ा पैगाम का अभिसार है कविता। बहुत सुंदर। एक गीत से आप लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, चार पंक्तियां कहती हूँ फिर अपना स्थान लूंगी जी। तुम प्रेम के सागर पिया, मैं उर्वशी मधुमास हूँ, बदरा बने तुम व्योम के भागीरथी में खास हूँ, तुम शिव जटा की धार हो, मैं मृदुल रस की सारी हूँ, सुरभित
सजा अभिनीत हो, मैं प्रेरणा का गीत हूँ, मैं प्रेरणा का गीत हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम। बहुत ही शानदार, जितना सरल, जितना मधुर आपका स्वर है, उससे मधुर आपके शब्द चयन है और उससे भी मधुर आपकी उसकी प्रस्तुति है। आपने कविता का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया, कविता को बेटी से जोड़ करके बताया। वाकई कविता बहुत बेहतर होती है। कविता एक अपने आप में क्या है, मैं आपको चंद पंक्तियां सुना रहा हूँ कि सब विधियों से सवा है कविता, और शीतल निर्मल हवा है कविता, अंधकार जीवन से मिटे दर्शन दीप दवा है कविता, झरने का उद्गम है कविता, नदियों का संगम है कविता, और शंकर के डमरू से डम 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 डमा, डमरू का डमडम है कविता। साथियों, मन तो नहीं है, लेकिन अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है। इस सुंदर गुलदस्ते के साथ में आप सबके बीच में हम प्रस्तुत हुए, आपने हमें सुना। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं।